नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं कार्ल मार्क्स का साम्यवादी सिद्धांत। कार्ल मार्क्स एक साम्यवादी विचारक हैं और उन्होंने अपनी महत्वपूर्ण रचना दास कैपिटल, साम्यवादी घोषणा पत्र इत्यादि में साम्यवादी सिद्धांतों का उल्लेख किया। ये एक लेखक पूंजीवाद का अंत और सर्वहारा वर्ग अर्थात मजदूर और किसान वर्ग का पक्ष लेकर उनके अधिकारों की रक्षार्थ हेतु अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं कि विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं और पाने के लिए पूरी दुनिया तुम्हारे सामने खड़ी है। यानी पूंजीवादी व्यवस्था का अंत करके साम्यवाद का स्थापना व साम्यवाद के माध्यम से सर्वहारा वर्ग यानी मजदूर और किसान वर्ग के उत्थान की, अधिकारों की और स्वतंत्रता की बात ये लेखक कर रहे हैं। साम्यवादी सिद्धांत को समझाने के लिए हम वर्ग विभेद के सिद्धांत के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि कार्ल मार्क्स ने समाज को दो भागों में बांटा और दो भागों में बांटते हुए एक वर्ग को शासक, दूसरा वर्ग शासित यानी कमजोर वर्ग, निम्न वर्ग बताया गया। एक उच्च वर्ग है, दूसरा निम्न वर्ग है। एक शासक वर्ग है, दूसरा शासित वर्ग है। एक पूंजीवादी वर्ग है, दूसरा सर्वहारा वर्ग है। एक की संख्या सेलेक्टेड कुछ लोगों की संख्या है और एक की संख्या बहुतायत यानी ज़्यादा संख्या। अपने साम्यवादी सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ये बता रहे हैं कि राज्य की बागडोर सदैव शासक वर्ग के हाथ में रहती है और शासक वर्ग जो है राज्य को वर्गीय संस्था के रूप में प्रयोग में लाता है। राज्य शासक वर्ग या पूंजीपति वर्ग के हितों की रक्षार्थ हेतु सदैव कार्य करता है और पूंजीपति का यंत्र और मशीनरी है राज्य। तो कार्ल मार्क्स राज्य को अच्छा नहीं मानते। उनका कहना वर्ग विशेष के हितों का साथ देने वाला होता है राज्य, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। अपने साम्यवादी सिद्धांत में कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन समाज, राज्य विहीन समाज सभी को काम के बदले में दाम दिया जाए, इस बात पर बल दिया। इसी को कहते हैं अंतिम अवस्था साम्यवाद। आलोचनात्मक दृष्टिकोण से जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे कोई भी अवस्था अंतिम नहीं होती, लेकिन मार्क्स के अकॉर्डिंग साम्यवाद अंतिम अवस्था है। जब दो वर्गों में विभेद हम समझाते हैं, एक के पास संपत्ति है, शासन है, राज्य है, मशीनरी है, उत्पादन के सभी संसाधन है, दूसरे के पास मात्र शारीरिक श्रम है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि आप संगठित होकर यदि अपना एक नेतृत्व चुन लें, यानी अपना एक नेता बना लें और वो आपके अधिकारों की सुरक्षा हेतु संघर्ष करता है, आप उसको साथ दें, तो निश्चित रूप से हम पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध कर सकते हैं। और इसी प्रकार समझाते हुए कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझाया कि द्वंद्व चलता है दो वर्गों में और दोनों वर्गों में जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी द्वंद्व के बाद जो विकास होता है उसको वो भौतिकवाद के रूप में समझाता है। मार्क्स का कहना है कि हेगल का दृष्टिकोण था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वो आत्मा पर निर्धारित था, चेतना पर निर्धारित था। कार्ल मार्क्स ने अपने साम्यवादी सिद्धांत को समझाने के लिए इस बात पर बल दिया कि जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती हम उसका प्रोग्रेस नहीं बता सकते। जो वस्तु या पदार्थ हमारे सामने है हम उसके परिवर्तन को समझा सकते हैं। अब वस्तु को यदि हम एग्जाम्पल में लें तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में जैसे जौ के दाने, बीज है गेहूं के, ये प्रारंभिक अवस्था है और बीज को जब धरती में बो दिया जाता है
तो वह अंदर स्ट्रगल करता है, और स्ट्रगल करने के बाद जो उसका विकसित रूप आता है वो होता है एक अंकुरित पौधा। और अंकुरित पौधा जो होता है वो दूसरी अवस्था है। यानी पहली अवस्था हुई सर्वहारा वर्ग और पूंजीवाद, दूसरी अवस्था हुई जो प्रोग्रेसिव चेंज मैटर आया वो सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद, और तीसरा जो स्वरूप आया अंकुरित पौधे का पेड़ के रूप में, वृक्ष के रूप में, जिस पर फल लग चुके हैं, वो है साम्यवाद। यानी कहने का तात्पर्य, समझाने का तात्पर्य ये है कि कोई भी प्रोग्रेस जो है वो स्ट्रगल के बिना संभव नहीं है। संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, नेतृत्व को चुनना पड़ेगा, उसे अपने सारे राइट्स देने पड़ेंगे, उस नेतृत्व के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम जिस व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं वो परिवर्तन हो सकता है। कार्ल मार्क्स का ये साम्यवादी दृष्टिकोण जो दो वर्गों पर निर्धारित समझाया गया, आलोचक इसकी आलोचना करते हैं। कि आलोचकों का कहना है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कार्ल मार्क्स ने समाज को दो भागों में बांटकर समझा दिया। जबकि मध्यम वर्ग उपस्थित था, मध्यम वर्ग के माध्यम से राज्य, समाज, परिवारों में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है, हम उनके योगदान को भुला नहीं सकते, इसलिए मध्यम वर्ग का भी उल्लेख होना चाहिए था। दूसरी बात, मार्क्स ने संघर्ष पर बल दिया, विरोध पर बल दिया, एक वर्ग के अंत पर बल दिया, दूसरे वर्ग के उत्थान पर बल दिया। जबकि समाज संघर्ष से नहीं चलता है, समाज में सदैव सहयोग की उम्मीद की जाती है, सहयोग से ही प्रोग्रेस संभव है, कोई नीचा या ऊंचा नहीं हो सकता। जैसे एक मालिक है, उसके पास सारा मटेरियल है, सारा सामान है घर बनाने का, मकान बनाने का, लेकिन वो निर्भर करता है, वो डिपेंड करता है मजदूर और मिस्त्री पर। हम उसे छोटा नहीं कह सकते, वो भी वैल्यूएबल है, वो भी महत्वपूर्ण है। दोनों वर्ग, पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग, यदि आपस में संघर्ष से चलेंगे तो दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। जबकि मार्क्स ने केवल संघर्ष से ही अपने उद्देश्य की पूर्ति को प्राप्त करने का निर्देश दिया। दूसरी तीसरी बात पर हम आते हैं कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की बात की, कि यदि ऐसा होगा कि सर्वहारा वर्ग संगठित हो जाएगा, राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। अब आप देखिए, ये सिद्धांत वर्तमान राज्यों पर लागू नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात तो ये कहेंगे कि वर्ग विहीन समाज और वर्ग विहीन राज्य संभव नहीं है, राज्य विहीन समाज संभव नहीं है। यानी राज्य के बिना हम समाज को संचालित कर लें, ये पॉसिबल नहीं है, ये काल्पनिक है। जैसे वर्तमान राज्यों का स्वरूप लोक कल्याणकारी है। लोक कल्याणकारी राज्य जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति का साथ दे रहे हैं। हर फील्ड में राज्य की अहम महत्वपूर्ण भूमिका और योजनाएं हैं। राज्य व्यक्ति पर, व्यक्ति राज्य पर निर्भर है, क्योंकि बहुमत से राजनीतिक दल सत्ता तक पहुंचते हैं। सत्ता का क्रियान्वयन होता है जनता के लिए, जिसको हम जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन कहते हैं। तो राज्य एक वर्गीय संस्था है, राज्य वर्ग विशेष के लिए काम करने वाली संस्था है, या राज्य विहीन समाज, ये सब कल्पना पर आधारित है। इसे हम सही नहीं कह सकते, इसे हम व्यवहारिक नहीं कह सकते। फिर इसके पश्चात कार्ल मार्क्स का पूरा दृष्टिकोण आर्थिक पहलू पर निर्भर कर रहा है। यानी सारा फोकस जो है वो आर्थिक पहलू पर है। एक संपन्न है, एक निर्धन है, एक के पास सब कुछ है, एक के पास कुछ भी नहीं। यानी आर्थिक पहलू ही समाज में संघर्ष के कारण बता रहा है। जबकि आलोचकों का कहना है
संघर्ष के पीछे केवल आर्थिक कारण नहीं, अन्य कारण भी काम करते हैं। जैसे सामाजिक कारण भी हो सकते हैं, धार्मिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कोई अन्य पहलू भी हो सकते हैं। हाँ, आर्थिक पहलू एक इम्पोर्टेंट पहलू है, लेकिन फिर भी हम केवल और केवल आर्थिक पहलुओं से ही संघर्ष को समझाएं, ये उचित नहीं कहा जा सकता। तो हम पढ़ रहे थे कार्ल मार्क्स का साम्यवादी दृष्टिकोण। कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को अंतिम अवस्था के रूप में बताया। यानी कार्ल मार्क्स कहता है साम्यवाद पर आकर, साम्यवादी विचारधारा, साम्यवादी दृष्टिकोण, साम्यवादी सिद्धांत पर आकर सारी बात पूर्ण हो जाती है, यानी हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है। लेकिन साम्यवाद अंतिम अवस्था नहीं हो सकती, जैसा कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई, 1949 में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, सोवियत संघ में भी राज्य हैं, चाइना में भी राज्य हैं, यानी राज्य विहीन समाज कैसे संभव हो सकता है। यानी कम्युनिस्ट देशों में भी राज्य विद्यमान है, स्वतंत्र हैं, कार्य हो रहा है, तो अंतिम अवस्था साम्यवाद नहीं हो सकती। इसलिए कार्ल मार्क्स का ये दृष्टिकोण भी आलोचना के पॉइंट में गिना गया। तो हम पढ़ रहे थे साम्यवादी दृष्टिकोण के आधार पर कार्ल मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग के उत्थान और पूंजीवादी वर्ग के पतन की बात की, लेकिन अरिस्टो जो राजनीति विज्ञान के जनक हैं, उनका कहना है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसकी अनंत आवश्यकताएं हैं। अनंत आवश्यकताओं के कारण वह घर, परिवार, समाज व राज्य में रहता है। कोई व्यक्ति ये कहे कि मुझे इन सब की आवश्यकता नहीं, तो वो देवता या पशु हो सकता है। यानी ये यथार्थवादी दृष्टिकोण है कि हर पहलू पर, हर क्षेत्र में, हर स्तर पर व्यक्ति को कभी परिवार, कभी समाज, कभी राज्य, कभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकताएं पड़ती हैं। तो ये सब एक कड़ीबद्ध रूप से कार्य होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हम पूंजीपति का सहयोग नहीं लेंगे, और पूंजीपति ये नहीं कह सकते कि हम सर्वहारा वर्ग का सहयोग नहीं लेंगे। सहयोग से ही समाज के सभी दायित्वों की पूर्ति की जा सकती है। नमस्कार।